सबके नाश्ता करने के बाद जब मैं अपना नाश्ता लेकर बैठी तब तक पोहा ठंडा हो चुका था, जो खाने में अच्छा तो नहीं लग रहा था। फिर भी मैं चुपचाप खाने लगी, क्योंकि मेरे ससुराल में यही नियम है, पहले घर के सभी खा लें फिर बहू खाएं। और ससुराल क्या, मैंने अपने मायके में भी यही देखा है। जब तक दादी थी तब तक क्या मजाल कि माँ कभी दादी या पापा से पहले खा ले। वह तो उन दोनों से पहले चाय भी नहीं पीती थी। मन में यही सब सोचते हुए मैं पोहा खा रही थी कि सासू माँ ने तंज कसते हुए कहा, अरे तू तो 100 बुढ़ी की एक बुढ़ी है। सब ने कब का अपना नाश्ता खत्म किया और ये घंटों से लेकर बैठी है, जैसे चबाने नहीं हो रहा है। घर में सब काम पड़े हैं और इनको खाने से ही फुर्सत नहीं। सुनकर मुझे काफ़ी बुरा लगा, परंतु मैं शमान होते हुए बोली, क्या मम्मी आप भी खाते समय भी सुना देती हैं? सबसे पीछे खाने भी तो बैठी ही हूँ। मेरी बात सुनते ही सास माँ ने घूरते हुए कहा, तुम्हारी जवान ही सबसे ज़्यादा चलती है। सुनो, बिने सोकर उठा या नहीं? नहीं मम्मी, अभी तक तो नहीं उठे हैं। अरे तो उठाओ ना। आज उसके पापा ने कहा था जल्दी दुकान घर आने के लिए। यह लड़का भी ना जब से विवाह हुआ है एक नंबर का आलसी और कामचोर हो गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हो गया घर और बिजनेस का कल्याण। एक बार फिर बोलने लगी, तब तक मेरी जेठानी ने इशारों में चुप रहने को कहा, इसलिए मैं चुप रह गई। पर सासू माँ चुप नहीं हुई। जब से इस लड़के का विवाह हुआ है, घर में या आई है, तब से घर की तो बरकत बंद हो गई। धीरे से भनभनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। सुनकर मैं अवाक रह गई। तब तक जेठानी ने आकर कहा, शांत रहो, ससुराल में इस तरह के तानों से दो चार होना पड़ता है। अब मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं रजनी, इस घर की छोटी बहू। अभी 6 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। उच्च शिक्षित हूँ। मेरे पति का अच्छा बिजनेस है। मेरे घर में सास ससुर जेठ जेठानी उनके 2 बच्चों के अलावा हम दोनों पति पत्नी हैं। घर में सब अच्छे हैं। मेरी जेठानी जी भी बहुत अच्छी हैं। अगर सबसे बुरी कोई है तो वो मैं हूँ, क्योंकि मुझे किसी की गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ससुराल में आकर ऐसी बन गई हूँ। बचपन से ही मैं स्टैंड फॉरवर्ड हूँ, जिससे मुझे ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। मेरी माँ ने मुझे कितनी बार सिखाया, तुम जो बोलती हो वह सही रहता है, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा गलत है, इसलिए अपनी बात कहने का तरीका बदलो। पर मुझसे नहीं हुआ। कभी कुछ भी गलत देखकर या सुनकर मुझे खरी खरी बोलने की आदत है, इसलिए मुझे ससुराल वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। 6 महीने में ही मैं एक बुरी बहू बन गई हूँ। वही मेरी जेठानी जल्दी किसी को जवाब नहीं देती, चुपचाप अपने काम में लगी रहती है, तो वह सबकी प्रिय बहू है। वैसे वो सच में बहुत अच्छी हैं। उनके जैसी मैं चाहकर भी नहीं हो सकती। यही सब सोच रही थी कि जेठानी ने आकर पूछा, आज लंच में क्या बनाओगी? बिरयानी बनाऊं? अरे उनसे क्यों पूछ रही हो? और वो मुझे पसंद नहीं तो दाल चावल रोटी सब्जी सलाद यही सब बनाओ। पीछे से सासू माँ ने कहा, ठीक है, मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, तुम बना देना। ठीक है दीदी। मैं खाना बना रही थी, तभी मेरे भाई का फ़ोन आया कि मैं और पापा तुम्हारे घर के पास ही किसी काम से आए हैं, तो हम मिलने आ रहे हैं। मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ आ जाओ भैया, और लंच इधर ही करना, बना रही हूँ। हाँ ठीक है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी के बाद पहली बार पापा घर आ रहे थे। बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रही थी। पापा और भैया के आने की बात मैंने सास और जेठानी को भी बताया। जेठानी तो खुश हुई, पर सास का मुंह लटक गया। मैं और मेरी जेठानी ने मिलकर सारा खाना बना लिया। मैंने पापा की पसंद की करेले की सूखी सब्जी, आंवले की चटनी और रायता भी बनाया। तब तक मेरे पतिदेव भी उठकर चाय मांगने लगे। आप इतना देर तक सोते हैं और मम्मी मुझ पर नाराज होती हैं। जल्दी से दुकान जाइए, पापा जल्दी आने को बोले हैं। हाँ हाँ पता है, चला जाऊंगा।
इधर इतनी सारी चीजें देखकर जेठानी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, इतना सब कुछ बिना पूछे ही बना लिया? कहीं मम्मी जी नाराज ना हो जाएं। क्यों नाराज होंगी? मेरे पापा पहली बार आ रहे हैं तो उनकी पसंद का खाना बनाना तो बनता है, नहीं तो वो भी बोलेंगे क्या बिटिया तुम ससुराल आकर अपने पापा की पसंद नापसंद ही भूल गई। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तब तक सासू माँ रसोई में आई, यह देखने के लिए कि मैंने क्या सब बनाया है पापा के लिए। मैंने सारी चीजें बता दी। सुनते ही सासू माँ ने कहा, कभी ससुराल वालों के लिए इतना सब तो नहीं बनाती हो, लास्ट संडे को ही तो बनाया था, फिर इतना सब कुछ रोज रोज थोड़ी ना बनता है। रही बात पापा की, तो पहली बार आ रहे हैं इसलिए कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। मेरी बातें सुनकर सासू माँ खिसियानी मुस्कान लेकर चली गई। समय से पापा और भैया दोनों आ गए। तब तक सास ससुर जी को भी बता दिया तो वो भी घर आ गए। एक दूसरे का हाल चाल पूछने के बाद सबने एक साथ लंच किया। अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तब मैं और जेठानी भी उठकर आ गए खाना खाने। तो समझी जी, मेरी बेटी अच्छे से तो रहती है ना? उसके व्यवहार से खुश तो हैं ना आप? सबकी सेवा करती है कि नहीं? कोई शिकायत तो नहीं? पापा जी की बातें सुनकर मैंने जेठानी से कहा, देखना दीदी, पापा जी का तो पता नहीं लेकिन मम्मी जरूर कहेंगी। बाकी सब तो ठीक है, बस जवान की जरा तेज है। लेकिन ये क्या? पापा की बात पूरी होने से पहले ही ससुर जी ने कहा, वह सब बात बाद में करेंगे, पहले यह बताइए कि कैसे आना हुआ। जी यहीं पास में कुछ काम था तो हम दोनों बाप बेटे आए थे, तो सोचा बिटिया से और आप सब से भी मिलता ही चलूं। वैसे भी रजनी को मुझसे बहुत शिकायतें थी कि पापा आप आते नहीं हैं, तो हमें खबर नहीं किया कि आप आ रहे हैं। नहीं, मैंने दामाद जी को फोन किया था और बिटिया रजनी को भी पता थी हम दोनों के आने की बात। उसने आपको बताया नहीं? पापा जी ने कहा तो ससुर जी जरा सख्त होते हुए बोले, पहले आप यह बताइए कि यह घर किसका है, मेरा या आपकी बेटी दामाद का? या आप कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी? बेशक घर आपका है तो फिर मुझे बताकर आना चाहिए या बेटी दामाद को, तब तो मैं सोचूं आखिर आपकी बेटी ऐसी क्यों है। अरे जब बाप ही ऐसा है तो बेटी तो होगी ही। समधी जी आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार से मैं आपको बताकर आऊँगा, पर इस तरह बात मत करिए। वैसे क्या किया रजनी ने? क्या क्या बताऊं, कोई संस्कार नहीं दिया है आपने, एकदम संस्कारहीन है आपकी बेटी। दोनों की बातें सुनकर मैं थाली छोड़कर उठ खड़ी हुई और बाहर आने लगी, पर मेरी जेठानी ने मेरा हाथ पकड़ रोक लिया और ना में सिर हिला दिया। मैं बाहर तो नहीं गई, पर खाना बीच में ही छोड़ कमरे में आ गई, जहाँ से उन दोनों की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। ससुर जी की बातें सुनकर पापा और भाई दोनों गंभीर हो गए। कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर बोले, क्या हुआ? क्या किया मेरी बेटी ने? आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? क्या क्या बताऊं, कोई एक चीज रहे तब ना। सबसे पहले तो आपकी बेटी को किसी का भी लिहाज नहीं है, सबसे छोटी, लेकिन घर में बड़ों से इस तरह बात करती है जैसे वही सबसे बड़ी हो। पति को नाम लेकर बुलाती है। समधी जी आजकल तो सभी अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती हैं। यह तो कोई बात नहीं हुई, तो इसका मतलब आपकी पत्नी भी आपका नाम लेकर बुलाती है। देखिए यह चलन आपके घर में होगा, मेरे घर में नहीं है। आपकी बेटी अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती है, हर बात में सवाल जवाब करेगी। भला यह क्या तरीका है बहू का? हर वक्त यह अपने मन का ही करना चाहती है। अगर मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती तो यह घर कब का टूट गया होता। ससुर जी की शिकायतें सुनकर मुझे तो शौक पर शौक लग रहा था। अब तक मैं यही सोचती आ रही थी कि सिर्फ मेरी सास ही खड़ूस और सख्त मिजाज की है, पर यहाँ ससुर जी तो सास से भी 2 कदम आगे निकले। मुझे उनकी कही बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आंखों में आंसू भर गए। मैं झटके
मैं घर से बाहर निकली अपनी सफाई देने के लिए, परंतु मेरी जेठानी ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ कमरे में खींचकर बैठा दिया। यह क्या बेवकूफ़ी है रजनी, दो लोगों के बीच में तुम क्या बात करने जा रही हो? देखो दीदी, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। मैं बुरी हूँ तो थोड़ा और बुरी बनने दो, लेकिन यह सब सहन करना मेरे बस के बाहर है। हाँ जानती हूँ, पर अभी चुप रहो, वो दोनों बात कर रहे हैं ना, तुम बीच में मत बोलो। पर मैं फिर भी जाने लगी। तो ठीक है, जाकर बोल और खूब इंसल्ट करवा ले अपने भाई बाप का। जेठानी ने गुस्से में मेरा हाथ झटकते हुए कहा तो मैं वापस कमरे में आकर बैठ गई और खूब रोने लगी। मुझे रोते देखकर मेरी जेठानी भी रोने लगी। बस कर, इतना समझ ले कि ससुराल में पैर जमाना आसान नहीं होता है। उधर दोनों की बात अभी भी जारी थी। अब की बार मेरी सास बोल रही थी, अरे मेरी बड़ी बहू इतनी सुशील और संस्कारी है, क्या बताऊं, क्या वह शिक्षित नहीं है? वो तो एक बड़े खानदान की और अफसर की बेटी है। जितना उसके बाप को मिलता आपकी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी घमंड दूर दूर तक नहीं है। और एक आपकी बेटी है, अरे जिस दिन से मेरे बेटे का विवाह हुआ है, आपकी बेटी मेरे घर में आई है, तब से मेरे घर की बरकत बंद हो गई है। मेरा बेटा काम करना बंद कर दिया है, मेरे छोटे छोटे पोते पोतियों से काम करवाती है। और क्या क्या बताऊं आपको, आपने तो हमें ठग लिया। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरी बेटी ऐसी है वैसी है, लेकिन देख लिया पिछले 6 महीनों में ही असली रंग। वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुया। सारी बातें सुनकर मेरे पापा ने सिर झुका लिया। ठीक है, हमें जो कहना था वो कह दिया, अब आपको बिटिया से जो बात करनी है कर लीजिए। रजनी बेटा, बाहर आना जरा। मैं तुरंत निकलकर पापा के पास गई। गुस्से में उनकी आंखें लाल हो चुकी थी, जिसे देख मैं सहम गई। बेटा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे सास ससुर क्या क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में? ऐसा क्यों करती है बेटा? मैंने और तुम्हारी माँ ने कितना सिखाया समझाया, फिर भी तुम नहीं समझी। बेटा, यह तुम्हारा ससुराल है, यहाँ हर कदम और हर एक बात सोच समझ कर उठाई और बोली जाती है। इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी इतनी समझ नहीं है तुम में। अपनी माँ के दिए सारे संस्कार भूल गई तुम। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बिटिया अपने व्यवहार से ससुराल में सबका दिल जीत लेगी, मुझे खुश कर देगी, लेकिन आज यह सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है। पापा की बातें सुनकर मेरी नजरें झुक गई और सिसकियाँ निकल पड़ी। ठीक है बेटा, मत रो, अभी तो तुमने जीवन की शुरुआत की है। अब तक जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए माफ़ी मांग लो और आगे से कोशिश करना कि दोबारा ऐसी गलतियां ना हो। समधी जी, समधन जी, मैं आप दोनों से भी हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, कृपया मेरी बच्ची की बचपना समझ उसे माफ़ कर दीजिए। आगे से फिर ऐसी गलतियां नहीं करेगी। मैं जानता हूँ जरा यह तुनुक मिजाजी है, पर दिल की साफ है। पापा की बातें सुनकर मेरे सास ससुर ने एक शब्द नहीं कहा, बस भौवें सिकोड़कर मेरी ओर देखने लगे। चल बेटा, मेरे सामने ही माफ़ी मांग ले। पर पापा, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। तुम्हारी बातें क्या सुनूं बेटा, पहले मैंने जो कहा वह करो। चलो माफ़ी मांगो अपने सास ससुर से। सॉरी पापा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। क्या बदतमीज़ लड़की है, मेरी नाक कटा दी, फिर भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं। पापा ने अब की बार गुस्से में दांत खींचते हुए कहा, पापा, भला आपने एक तरफ की बातें सुनकर कैसे फैसला सुना दिया, कैसे कह दिया माफ़ी मांगने के लिए? आप सिर्फ मेरे सास ससुर की बातें सुनकर मुझे डांट रहे हैं। एक बार भी आपने यह क्यों नहीं पूछा कि बेटा तुम्हें भी कुछ कहना है? अगर मेरी गलती है तो भी मुझे अपनी बात रखने का हक है। आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए, फिर आपका जो फैसला होगा वह पूरी तरह से मानने को तैयार हूँ। हाँ पापा, दीदी सही कह रही हैं, एक बार आप उसकी बातें भी सुन लीजिए, तब अच्छी तरह से समझ में आएगा आखिर क्या बात है। मेरे भाई ने कहा तो पापा बोले, अच्छा ठीक है चल बोल। मैं बोलना शुरू करती उससे पहले ही मेरे सास ससुर उठकर जाने लगे।
मम्मी पापा प्लीज़ आप दोनों भी यहीं बैठे रहिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ वह आप दोनों के सामने ही कहूँगी। ठीक है, बोलो। सास ससुर दोनों ने मुझे एक बार घूर कर देखा और वापस बैठ गए। ठीक है, बोलो। मैं वहीं नीचे ज़मीन पर बैठ गई। यह देखकर मेरा भाई उठ खड़ा हुआ और अपना चेयर मुझे देकर बैठने को कहा। नहीं भाई, मैं नीचे ही ठीक हूँ। मेरे ससुराल में यह नियम है कि जब घर के बड़े सोफ़ा और चेयर पर बैठे हों तब हमें उनकी बराबरी में नहीं बल्कि नीचे ज़मीन पर बैठना है। सुनकर सास ससुर मुझे देखने लगे और पापा आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। पापा, सबसे पहले आप यह बताइए, जब इन्होंने इतना सब कुछ कहा मेरे बारे में, तब आपने एक बार यह क्यों नहीं पूछा कि आखिर मैंने क्या गलती की है? पापा और भाई के साथ मेरे सास ससुर भी मेरी तरफ देखने लगे। ठीक है, इन्होंने नहीं बताया ना, आपने पूछा तब मैं ही बताती हूँ सारी बातें। इन्होंने लिहाज वाली बात क्यों की आप जानते हैं क्यों? पापा, पगफेरों के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली है तो यह सब जरा खुले विचार के होंगे, आधुनिक सोच वाले होंगे, इसलिए मैंने जेठ जी और पापा जी से घूंघट नहीं किया। उनसे मैं बहुत सम्मान होकर बात करने लगी, जो उन्हें नहीं भाया। परंतु यह बात उन्होंने मुझे प्यार से नहीं कहा, तभी भी बहुत भला बुरा कहा। क्या तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि ससुर जी और जेठ से घूंघट किया जाता है? और हाँ, घर में तुम सबसे छोटी हो इसलिए हमेशा सिर पर पल्लू लेकर रहोगी। तब मैंने कहा कि जब जेठ जी को भैया और ससुर जी को पापा कहती हूँ तो भला दोनों से घूंघट करने की क्या ज़रूरत? सुनकर उन्होंने तभी भी मुझे बहुत सुनाया, आपके संस्कार और परवरिश पर न जाने क्या क्या कहा। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने पलटकर एक बार भी जवाब नहीं दिया और ना ही कभी सिर से पल्लू हटने दिया। रही बात इनके बेटे के नाम लेने का, तो मैंने शुरुआती दिनों में इन्हें नाम लेकर बुलाती थी, पर इसके लिए इन्होंने मुझे बहुत डांटा। और जैसा आज उन्होंने कहा कि क्या आपकी पत्नी आपका नाम लेकर बुलाती है, ठीक वैसा उस दिन भी कहा, क्या तेरी मम्मी तेरे पापा का नाम लेकर बुलाती है? मैंने उसी दिन से इन्हें नाम लेकर बुलाना छोड़ दिया। पर आप सबको एक बात बता दूं, इनकी बेटी यानी मेरी ननंद इन दोनों के सामने अपने पति को नाम से बुलाती है और आप नहीं तुम कहकर बुलाती है। तभी ये दोनों हंसते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो फिर क्या संस्कार और नियम कायदे सिर्फ बहू के लिए? यह सब तुम क्या बोल रही हो बहू? मम्मी, आप जब बोल रही थी तब मैंने बीच में एक बार भी कुछ नहीं कहा, डिस्टर्ब नहीं किया, तो प्लीज़ मुझे भी अपनी बातें कहने दीजिए। आप मुझे मत टोकिए। अब रही बात इनके बेटे के काम करने की, तो इनका यह कहना कि शादी के बाद इनका बेटा कामचोर हो गया है, तो यह सरासर गलत है, क्योंकि यह पहले से ही कामचोर है। सिर्फ कुछ घंटों के लिए दुकान पर बैठते हैं, बाकी पूरा समय बाहर घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, देर रात को घर लौटना और सुबह देर तक सोना इनकी आदतों में पहले से शामिल है। जबरदस्ती इसका बिल मेरे ऊपर फाड़ रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो यहीं बैठे हैं, पूछ लीजिए। रही बात बरकत की, तो हो सकता है दुकान नहीं चलने की वजह इनका बेटे का ध्यान नहीं देना, मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव, लोगों का ऑनलाइन और मॉल से शॉपिंग करना, इन सब का भी असर तो होता है। तो इसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो गई? मेरे कदम कैसे अशुभ हो गए? या कहते हैं कि आपने ठग लिया, पर असल में इन्होंने हमें ठग लिया। शादी से पहले हमें कहा गया कि बिजनेस मेरे बेटे का है, सब वही देखता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक नंबर के लापरवाह इंसान है इनका बेटा। अच्छा ठीक है, अब बस कर, चुप हो जाओ। समझ गया मैं, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं पापा, मैं चुप नहीं होंगी, आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी, नहीं तो मैं ससुराल और मायके वाले दोनों की नज़र में बुरी बन जाऊंगी, दोषी ठहरा दी जाएंगी। हाँ पापा, दीदी को अपनी बातें कहने दीजिए। पापा, मैं आपसे कितना लड़ झगड़ कर बाहर पढ़ने गई, कितनी मुश्किलें से मैंने MBA किया,
परंतु यहाँ पर मुझे कहा गया नौकरी नहीं करने के लिए। मैंने तब भी एक बार जिद नहीं की। मैंने तो यही सोचा कि जीवन भर तो नौकरी करनी है, कुछ वक्त सबके साथ बिताना भी जरूरी है। तो फिर मैं कैसे घमंडी हूँ। ये अक्सर मुझे कहते हैं, तुझे अपने पढ़ाई की बहुत घमंड है। रही बात बच्चों से काम कराने की, तो बस एक दिन मैंने खाते समय सोनू से पानी मांग लिया। इसके लिए भी इन्होंने बहुत सुनाया कि मैं काम चोर हूँ। फिर बच्चों को सिखा दिया कि आइंदा मेरा काम नहीं करने के लिए। उसके बाद मैंने बच्चों से कोई काम नहीं करवाया। पहली बार जब मैंने देखा कि मेरी जेठानी सबसे पीछे खाती है, मैं जानबूझकर इन सब के साथ अपनी भी खाने की थाली लगा ली। जानते हैं, मेरी सास ने परोसी हुई थाली रखवा दिया। कहने लगी कि हमारे घर में यह नियम नहीं है, तो तुम दोनों जेठानी देवरानी पीछे खाना। भला कोई ऐसा करता है क्या? पापा, आप तो मुझे जानते हैं, मैं दादी के पुराने ख्यालात और दकियानूशी सोच के लिए कितना बार उलझ जाती थी, परंतु मैं यहाँ किसी से उलझी नहीं। पर हाँ, मैंने अपनी बातें जरूर रखी। आप इनसे पूछिए कि इनके घर के नियम कायदे क्या मैंने नहीं अपनाया। जिस चीज़ के लिए मना कर दिया, क्या मैंने उसे दोहराया? इनकी नज़र में जब और जहाँ गलती हुई, हर बार माफ़ी मांगी हूँ। फिर कैसे मैं घमंडी और संस्कारहीन हूँ? कैसे मुझे किसी का लिहाज नहीं? और जिस गलती के लिए मैंने माफ़ी मांग ली, फिर वही बातें दोहराना, मतलब इनके मन में मेरे लिए जो गुस्सा था, खुन्नस थी, वो आपकी बेइज्जती करके निकालनी थी। अब पापा की नाराज़गी कम हो रही थी। वो मेरे सास से कुछ पूछने लगे। तब तक मैंने कहा, नहीं पापा, अभी रुकिए, मुझे और भी कुछ कहना है। इधर दरवाजे के कोने पर खड़ी मेरी जेठानी का रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं, शायद उन्हें अपनी पिछली बातें याद आ रही थी या कुछ और बात थी। जेठानी का रोना देखकर मुझे इतनी समझ आ गई थी कि शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, या मुझसे भी कई ज़्यादा, क्योंकि अक्सर बड़ी बहू से कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा रहती है। हाँ पापा, उन्होंने कहा, मेरी जेठानी बहुत संस्कारी है। वह सच में संस्कारी है, पर यह संस्कार उनके माँ बाप के दिए हैं। इन्होंने तो सिर्फ सताया है। या तुम क्या बोल रही हो? मैंने क्या सताया है? बड़ी बहू, जरा बाहर निकलो, तुम ही बताओ, मैंने तुम्हें कब क्या कहा, क्या सताया? वह क्या बोलेंगी? देखकर तो लगता नहीं कि वह कभी मुंह भी खोलती हैं। सताने का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पर भी होता है, जो कि आप सब ने बहुत किया है। जुम्मा आए 4 दिन नहीं हुआ और तू सब जान गई कि इसे हमने सताया है। देख, अब तू ज़्यादा और गलत इल्ज़ाम लगा रही है। मैं गलत इल्ज़ाम लगा रही हूँ तो आप ही बताइए, क्या कभी उन्हें खुलकर जीने दिया, बोलने दिया, एहसास होने दिया? तुम भी इसी घर की सदस्य हो। आपको पता है पापा, किसी काम में देर हो जाएगी या गलती हो जाएगी तो तुरंत कहती हैं कि यह तुम्हारा घर है तो अच्छे से काम करो, अच्छे से संभालो। बाकी किसी हक के लिए, कुछ बताने पूछने के लिए अपनी बेटी दामाद से राय लेते हैं। घर की किसी भी निर्णय में हम दोनों को नहीं, लेकिन अपनी बेटी दामाद को जरूर शामिल करते हैं, और अंत में होता भी वही है जो इनकी बेटी दामाद कहे। ये तो आपने दोनों बेटों से भी बस नाम के लिए पूछते हैं, उनकी राय कभी कोई मायने नहीं रखती है। हम लोग पूरा दिन कितना भी काम कर ले, एक बार तारीफ के बोल नहीं निकलेंगे, लेकिन जब भी खाना खाने बैठूं, किसी न किसी बहाने थाली देखने जरूर आ जाती हैं। कहीं हमने अपने लिए ज़्यादा दाल सब्जी तो नहीं रख लिया, या कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना लिया। हम बहुएं घर में कब सोएंगे, कब उठेंगे, कब खाएंगे, कब बाहर जाएंगे, कितने देर के लिए जाएंगे, कब वापस आएंगे, यह सब कुछ यही तय करेंगी। यहाँ तक कि हम लोग किस रंग के कपड़े पहनेंगे यह भी यही तय करती हैं, और हम मान भी जाते हैं। और तब यह कहती हैं कि मैं इनकी बात नहीं सुनती हूँ और सिर्फ इन्हीं की वजह से घर टिका हुआ है। बहू, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। बस समधन जी, बस बोलने दीजिए इसे। यही तो मेरी बेटी की खासियत है कि गलती रहे तो स्वीकार करती है, अगर गलती ना रहे फिर डरती तो यह अपने बाप से भी नहीं है, यानी कि मुझसे भी उलझ पड़ती है। पापा, यह सब तो
बस मैंने इनके इल्ज़ाम का जवाब दिया है। इसके अलावा इन्होंने मेरे साथ क्या किया है यह बताती हूँ। बस कर बेटा, चुप हो जा और कुछ नहीं सुनना मुझे, और सुनकर शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। ठीक है, बाकी सब नहीं, बस एक बात बता देती हूँ। जब से मेरी सास को पता चला कि मैं बाहर अकेली रहकर पढ़ाई पूरी की हूँ, यह हर वक्त बात को ऐसे घुमा फिरा कर मुझसे पूछती हैं ताकि मैं स्वीकार करूं कि शादी से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर था और यह मेरी चरित्र पर उंगलियां उठा सके। यह सुनते ही मेरे पापा की आंखों में खून उतर आए। मेरी सास भी काफ़ी सकपका गई। कैसे लोग हैं आप, कैसी सोच है आपकी। मैंने तो सोचा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा नाम है, रुतबा है, तो सोच भी अच्छी होगी, मेरी बेटी सुखी रहेगी, लेकिन इतनी घटिया सोच है आपकी। पता होता तो अपनी बेटी को आपके घर में कभी नहीं विवाह करता। तो अभी के अभी चल बेटा यहाँ से। तुमने इतना कुछ बोला है, अब अगर इस घर में रही तो तेरी बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि इन्हें बहू नहीं कठपुतली चाहिए जो इनके इशारों पर नाचे। हाँ पापा, आपने सही कहा, और मैं कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जाऊंगी। तभी मुझे अचानक खांसी शुरू हुई और उल्टियाँ होने लगी, शायद लगातार बात करने और रोने की वजह से। परंतु जब मेरी उल्टी बंद नहीं हुई और मैं चक्कर खाकर गिर गई, तब मुझे डॉक्टर के पास ले गए। सास ने इसे भी नौटंकी मात्र ही समझा। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मैं 6 सप्ताह की प्रेग्नेंट हूँ। सच कहती हूँ, सिर्फ जेठानी ने मुझे बधाई दी, बाकी कोई खुश नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे पति का भी व्यवहार समान रहा। मैं वहीं से मैके चली गई। इस बीच में सास या ससुर दोनों में से किसी ने एक बार फ़ोन तक नहीं किया। बस जेठानी छुपकर 1-2 बार बात की। हाँ, उस समय मेरे पति ने मेरा साथ दिया। तय समय पर मैंने मैके में ही एक बेटे को जन्म दिया। तभी भी कोई नहीं आया, पर हाँ, मेरे जेठ जी ने कुछ पैसे उनके अकाउंट में भेज दिया और कहा कि बच्चे के लिए ज़रूरत की चीज़ें ले लेना। अब तक तो मैके में भी लगभग सबको पता चल गया था, तो जो मुझे पसंद नहीं करते वह सब ताने देने लगे। अरे इतना जुबान चलाएगी तो भला ससुराल में कैसे रह पाएगी, इतना छूट देकर रखा है, भला बेटियां इतना जुबान चलाती हैं। जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर माँ के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद मैं शांत हुई। बच्चा जब 3 महीने का हो गया तो मेरे पति ने कहा, चलो अब अपने घर चलते हैं। बच्चे को देखकर मम्मी पापा की सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। मुझे भी लगा कि हाँ, यह ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर दादा दादी बहू को भले ही पसंद ना करें, लेकिन पोते पोती को बहुत प्यार करते हैं। यह सोचकर मैं वापस ससुराल आ गई। परंतु यहाँ पर मेरे सास ससुर मुझसे बात करना तो दूर, बच्चे को भी गोद में नहीं लिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, रोना आया। हाँ, एक बात बता दूँ, अब तक मेरे हस्बैंड को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ आई थी, अच्छे से काम नहीं करते थे। बस इसी बात को लेकर अब मेरे सास ससुर उनसे बहुत नाराज रहने लगे। जब तक सुनाने लगे और एक दिन घर छोड़कर निकल जाने को कहा। मेरे पति को लगा पापा बस यूं ही गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन नहीं, वह सच में हमें निकल जाने को कहा। यह रोने लगे कि छोटे बच्चे के साथ कहाँ जाऊँगा। तब मेरे ससुर जी ने कहा, या तुम जानो, तुम्हारी पत्नी कहे वहाँ जाओ। 6 महीने के बच्चे के साथ मैं घर से निकल गई और एक बार फिर मैके आ गई। अब मेरे हस्बैंड नौकरी ढूंढने लगे। कभी नौकरी का अनुभव नहीं था, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली। मैं भी करीब 3 साल तक मैके में रह गई। अब तक तो मेरे मम्मी पापा भी परेशान होने लगे थे। इस बीच में इन्होंने कई नौकरियां पकड़ी और छोड़ी, पर कहीं इनका मन नहीं लगा। अंत में जेठ जी को फ़ोन किया, उनसे पैसे मांगे और एक छोटी सी दुकान डाली। मैं भी अब जॉब करना शुरू कर दी। धीरे धीरे दुकान में भी बरकत होने लगी। इस बीच मैं दूसरे बच्चे की माँ बन गई। इस बार भी सब कुछ मेरी माँ ने संभाला। करीब 1 दशक बाद अब मैं ठीक ठाक जीवन बिता रही हूँ और सब ठीक है। परंतु सास ससुर के नज़र में मैं बुरी और संस्कारहीन बहू ही हूँ। मेरा ससुराल जाना बहुत कम होता है। बुलाने के बाद भी जब दोनों मेरे पास नहीं आए, तब मैंने भी बुलाना बंद कर दिया। हाँ, जेठानी से कभी कभी मिलने जाती हूँ। वह मुझे देखते ही कहती हैं, बड़ी हिम्मत वाली है रे तू, धन्यवाद है तुम्हें, कम से कम तुमने अपना मुंह तो खोला, विरोध तो किया।
मुझ में यह हिम्मत नहीं। एक दिन मैंने भी उनसे पूछ लिया, दीदी आप उस दिन इतना क्यों रो रही थी? उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना बताया कि जितना तुम्हारे साथ हुआ है उससे कई गुना मेरे साथ हो चुका है। और तुम्हारे पापा को तो खाना भी खिलाया, मेरे पापा को तो खाना भी नहीं खाने दिया। इन सब ने बस इसी बात सबको याद कर रो रही थी। तो फिर तुम क्यों कितनी संस्कारी बनी फिर रही हो? क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों इतनी सेवा कर रही हो? देखो तुम्हारा कहना सही है, पर अब मैं सोचती हूँ कि जब शुरू से कुछ नहीं कहा, नहीं मुंह खोला, तो अब बोलकर क्या मतलब है? वैसे भी जब तुमने जवाब दिया तो उसके बाद से दोनों काफ़ी शांत हो गए हैं। अब मुझे अपने मन की करने की आज़ादी मिल चुकी है। बहुत धन हो तुम दीदी, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। पर हाँ, इतना बड़ा दिल मेरा नहीं हो सकता। सुनकर वो हंसने लगी। अब मैं अपने परिवार में सुखी हूँ, परंतु कभी पिछली बातें याद आती है तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। मैं पढ़ी लिखी थी, इंडिपेंडेंट भी हो सकती थी, अपना स्टैंड लेना जानती थी, तब भी मेरे साथ इतना सब हुआ। उन बहुओं के साथ क्या होता होगा जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो अपने लिए नहीं बोल पाती, विरोध नहीं कर पाती है, और हाँ, जिसके माँ बाप भी साथ नहीं खड़े होते। वह कितना बर्दाश्त करती होगी, कितना एडजस्ट करती होगी, सोचकर ही परेशान हो जाती हूँ। आज सबको ऐसी बहू चाहिए जो पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा तो हो, पर उसके मुंह में जबान न हो। आज भी बोलने वाली, अपने लिए आवाज़ उठाने वाली बहू किसी को नहीं चाहिए। उसे कोई पसंद नहीं करता है जो अपने लिए स्टैंड लेती है। यही सच्चाई कल भी थी और आज भी है।